हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनके एपिसोड 3। ठीक है, एपिसोड 3 के पहले हम लोग एपिसोड 1 और 2 आ चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट को अपडेट कर दी गई है और जनवरी फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से संबंधित हमने चर्चा कर ली। आज हम मार्च महीने के करंट अफेयर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे, एपिसोड 3। ठीक है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मार्च 2024। आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य मार्च महीने से उन पर चर्चा करते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आपके राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों महत्वपूर्ण है, ये चर्चा करते हैं। तेंदुए की 2022 गणना रिपोर्ट, ठीक है, तेंदुए पर जो गणना रिपोर्ट है 2022 की वो जारी कर दी गई है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये जारी की गई है। वर्ष 2022 की अनुमानित संख्या कितनी है, तेंदुओं की कुल संख्या भारत में कितनी है, तो 13,874। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाघ गणना, तेंदुए की गणना, इन सब के जो महत्वपूर्ण डाटा होते हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यवार तेंदुओं की संख्या अगर जो देख ले तो सबसे ज्यादा तेंदुए कहां पर है, ठीक है, सबसे ज्यादा तेंदुए किस राज्य में है, इनके बारे में चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने, 3,907 तेंदुए हैं टोटल। ठीक है, गणना रिपोर्ट जो 2022 है उसके अनुसार। महाराष्ट्र में देखें तो 1985, ठीक है, 1,985 महाराष्ट्र में है तेंदुए। कर्नाटक में 1,879, ठीक है, 1,879 इतने हैं। कहाँ पे, तो ये है कर्नाटक में। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 1,070, छत्तीसगढ़ में 722, राजस्थान में 721, उत्तराखंड में 652 और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 371 है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है कि तेंदुओं की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है, 371 है। वही किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। टोटल कितना है, 3,907 है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गया, 3,907 और यहाँ पे यूपी का। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आगरा मेट्रो। आगरा मेट्रो से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आगरा में मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया। प्रधानमंत्री के द्वारा जो कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जा रहा था, तो कोलकाता के अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन के दौरान ही वर्चुअली रूप से जो आगरा मेट्रो था उसका भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगरा मेट्रो सिटी वाला उत्तर प्रदेश छठा शहर बन गया है। ठीक है, जो मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के कुल 6 शहरों में चलाई जा रही है वर्तमान में। अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में मेट्रो चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आगरा जो है मेट्रो सिटी, छठी मेट्रो सिटी बन गई है। ठीक है, और यहीं पे बात करें 5 शहर कौन कौन से थे उनके अलावा, आगरा के अलावा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यहाँ पे चलाई जा रही है मेट्रो और आगरा अब 6वां शहर उत्तर प्रदेश का बन गया है जहाँ पे मेट्रो संचालित की जा रही है। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे संचालित की जा रही है, कोलकाता में संचालित की जा रही है। ठीक है, मार्च महीने में उसके उद्घाटन के दौरान ही आगरा मेट्रो का शुभारंभ वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला तथ्य देखते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला एक दिवसीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित, किसके द्वारा आयोजित किया गया था, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक दिवसीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव का आयोजन लखनऊ के भागीदारी भवन में, कहां पे, लखनऊ का जो भागीदारी भवन है वहां पे ये संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि एक दिवसीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, लखनऊ में किया गया था। ठीक है, आगे देखें अगला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में वाराणसी ने 75% स्कोर के साथ पुनः पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड है, हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में वाराणसी, किसने, वाराणसी ने 75% स्कोर के साथ पुनः पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। अगर जो देखा जाए तो यह वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य रैंकिंग डैशबोर्ड में जिलों के लगातार 8वां, ठीक है, 8वां प्रथम स्थान है। जो वाराणसी जिला है ना, लगातार 8 बार से पहले स्थान पर है। किसमें, जो हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड है उत्तर प्रदेश की, उसमें वाराणसी लगातार 8वीं बार पहले स्थान पर रहा। इस बार भी वाराणसी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसका स्कोर कितना है, तो स्कोर है 75। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
आगे देखिए अगली खबर कौन सी है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश तहसील स्तर पर, किस स्तर पर, तहसील स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला प्रथम राज्य बन जाएगा। ठीक है, प्रथम राज्य बन जाएगा। ये मार्च की खबर है, अब तो बन भी गया है। तहसील स्तर पर जो फायर स्टेशन स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछे कि तहसील स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विगत 7 वर्षों में 73 अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, विगत 7 वर्षों में 73 अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। यहाँ पे बताया गया है, मार्च महीने की यह खबर है। और तहसील स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में गोंडा वन विभाग, किसके, गोंडा वन विभाग सरजू नदी पर, यहाँ पे सरजू लिखा है, सरयू होगा। ठीक है, सरयू नदी, सरयू नदी में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने के लिए टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के साथ साझेदारी कर रहा है। किसके साथ साझेदारी कर रहा है? ठीक है, तो जो गोंडा का वन विभाग है वो सरयू नदी में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने के लिए टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के साथ साझेदारी कर रहा है। सहयोग का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में समृद्ध कछुआ विविधता की रक्षा करना। ठीक है, क्षेत्र है, इन क्षेत्र में जो सरयू नदी का क्षेत्र है उसमें जो समृद्ध कछुआ, मतलब कछुओं की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है, कछुए ठीक ठाक पाए जाते हैं सरयू नदी में, तो उनकी विविधता की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। इन लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण प्रयासों को महत्व पर जोर दिया जाएगा इसमें को। ठीक है, तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? जो गोंडा का वन विभाग है उसके द्वारा समझौता किया गया है टर्टल सर्वाइवल फाउंडेशन इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंडिया के साथ। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान भारत, ठीक है, जो आयुष्मान भारत कार्ड है, ठीक है, तो आयुष्मान सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का पहला राज्य बन गया है। मैंने आपको बताया था, बिहार के संदर्भ में जब हम चर्चा कर रहे थे तो बताया था बिहार तीसरा राज्य है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना चुका है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य इस योजना को लागू करने में अग्रणी है और आयुष्मान भव अभियान के तहत, एक तो आयुष्मान भारत योजना हो गई और आयुष्मान भव अभियान के माध्यम से अब तक कितने कार्ड बनाए जा चुके हैं? तो 1.94 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत 5 करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं और आयुष्मान भव के तहत 1.94 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक अस्पताल उपचार के लिए सूचीबद्ध है। जो आयुष्मान भारत योजना है ना, उसके तहत क्या होता है, जो अस्पताल है, ठीक, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल रजिस्टर्ड है, सूचीबद्ध है? तो ये सूचीबद्ध किए गए हैं, लगभग 5000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है कि आपके यहाँ जो आयुष्मान भारत की सुविधाएं होती है वो प्रदान की जाएंगी। ठीक है, आगे बात करें, राज्य के शहरों के पुनरुद्धार में तीव्रता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध संगठन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, ठीक है, जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है उसकी शाखा, जो इंडिया शाखा है, उसके साथ सहयोग किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस लिए सहयोग किया गया है? जो राज्य के शहरों के पुनरुद्धार में तीव्रता लाने के लिए। किसके लिए? शहरों के पुनरुद्धार में तीव्रता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रसिद्ध संगठन है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, इसके साथ समझौते किया है। ठीक है, तो ये समझौता आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो समझौते होते हैं, सहयोग होते हैं, वो आपके परीक्षा में यूपीपीसीएस से पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। मार्च महीने में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं अगली खबर क्या है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पूर्वांचल का मिर्जापुर मंडल, ठीक है, जो मिर्जापुर मंडल उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में अग्रणी बनकर उभरा है, जिसने राज्य के 75 जिलों और 18 मंडलों में निवेश के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो 75 जिलों और 18 मंडलों में अगर जो देखा जाए तो मिर्जापुर मंडल उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में अग्रणी बनकर उभरा है। ठीक है, इस मंडल के अंतर्गत अगर बात करें तो सोनभद्र जिला सभी 75 जिलों में निवेश के मामले में अग्रणी जिला है। अगर जो जिले की बात करें, देखो मंडल की बात करें तो मिर्जापुर मंडल, वहीं पे अगर जो जिले की बात कर ले तो इसी मंडल के, यानी कि मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत जो सोनभद्र जिला आता है, वो सोनभद्र जिला 75 जिलों में निवेश के मामले में सबसे अग्रणी है। ठीक है, शीर्ष 5 निवेशों में जिलों की रैंकिंग में देखें तो मेरठ, झांसी, लखनऊ और मुरादाबाद मंडल क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो पहला रैंक किसका है? पहला रैंक है मिर्जापुर मंडल का। दूसरा रैंक किसका?
मेरठ मंडल, तीसरा रैंक झांसी मंडल, चौथा रैंक लखनऊ मंडल और पांचवी रैंक किसकी है, मुरादाबाद की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही आएगा औद्योगिक विकास में कौन सा जिला मतलब कौन सा मंडल अग्रणी है, तो आप यह सोचेंगे या तो वेस्ट यूपी का कोई होगा या तो लखनऊ वगैरह होगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे। तो इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर मंडल वो अव्वल है। ठीक है, और यहाँ पे जो सूची दी गई है टॉप 5 की, वो टॉप 5 की सूची भी आप याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है। जो ये योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसके अंतर्गत क्या होगा, 5 लाख तक की अगर जो कोई परियोजना स्टार्ट करना चाहता है कोई युवा, तो उसको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। बजट 2024-25 में योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो उत्तर प्रदेश का बजट है 2024-25 का, उसमें इसके लिए प्रावधान भी कर दिया गया। तो ये आपके लिए जो भी योजना परियोजना बजट में लिखी होती है या बजट में बताई जाती है, तो बजट पर आधारित जो योजनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखें, राज प्रताप सिंह बने राज्य निर्वाचन आयुक्त। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले वन लाइनर करंट अफेयर में। तो याद रखना, जो राज प्रताप सिंह है, राज प्रताप सिंह, इनको उत्तर प्रदेश का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन, राज प्रताप सिंह। अगला पॉइंट देखें, सी प्लान ऐप। सी प्लान ऐप ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जैसे आप देखेंगे सी, तो आप समझेंगे SHE, ठीक है, लेकिन ये है सी प्लान, आप इसको समझ लेंगे सी। अब सी समझ के आप सोचेंगे कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सी प्लान ऐप जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा विकसित किया गया है। तो अफवाह रहित शुचितापूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यह शुरू किया गया है। जो अफवाह रहित, कोई अफवाह फैला दी जाती है चुनाव के टाइम पे, ठीक है, शुचितापूर्ण अफवाह मतलब शुचितापूर्ण चुनाव कराने के लिए, अफवाह रहित चुनाव करवाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया था। इस मोबाइल एप्लीकेशन से उत्तर प्रदेश पुलिस ने हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ रखा है जो अफवाहों से लड़ने में पुलिस की मदद करेंगे। लगभग 15 लाख लोगों को, ठीक है, जो ग्राम प्रधान होते थे या अन्य संभ्रांत लोग होते हैं, उनको इस ऐप के माध्यम से यूपी पुलिस ने जोड़ा था। जो करते क्या कि अफवाह जब फैलती है, कोई अफवाह फैलाई गई चुनाव के दौरान या कुछ अन्य तथ्य घटित हुआ, तो उन सब के दौरान पुलिस का सहयोग करने के लिए ये सी प्लान ऐप विकसित किया गया था यूपी पुलिस के द्वारा। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये सी प्लान ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा विकसित किया गया था। किससे संबंधित है, तो ये मतदान से संबंधित है, लोकसभा चुनाव में मतदान से संबंधित है, ना कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के कोयलरा गांव, कौन सा गांव है, कोयलरा गांव है बलरामपुर का, वहां पर मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। कहां पे, जो बलरामपुर का कोयलरा गांव है वहां पर मां पाटेश्वरी, ठीक है, राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा रखी गई है। ठीक है, और ये मां पाटेश्वरी देवी है जो शक्तिपीठ है। ठीक है, बलरामपुर में ही अवस्थित शक्तिपीठ है। बलरामपुर के अंतर्गत तहसील है तुलसीपुर, तुलसीपुर में आता है देवी पाटन मंदिर, और ये देवी मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर देवी पाटन मंदिर में अवस्थित है। ठीक है, आगे बात करें, अगली यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। विश्वविद्यालय, एक अन्य विश्वविद्यालय की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद से मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया। कहां से किया था, तो मुरादाबाद से मां, जो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय है उसका वर्चुअल शिलान्यास किया। वहीं पे साथ ही साथ घोषणा की जो मुरादाबाद विश्वविद्यालय है इसका नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा जाएगा, तो गुरु जंभेश्वर, ठीक है, गुरु जंभेश्वर के नाम पे करने की घोषणा कर दी गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि अब जो मुरादाबाद विश्वविद्यालय था
उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा और किस नाम से जाना जाएगा, तो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाएगा, जो मुरादाबाद विश्वविद्यालय है। साथ ही साथ माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये मिर्जापुर में बनाया जा रहा है। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो बलरामपुर के कोइलरा गांव में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के अमेठी जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने, उनके स्थान पर स्थानीय मंदिरों, संतों, मूर्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े नामों को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित करने की मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अब वो 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं और किसके किसके नाम पे रखे जाएंगे, तो आइए जानते हैं। उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, जो चार्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक तरफ दे रखा है पुराना नाम, ठीक है, और दूसरी तरफ नया नाम। ठीक है, तो जो अमेठी, ये सब अमेठी जिले के ही हैं। अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन हैं, 8 रेलवे स्टेशन। ठीक है, अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन है। कौन कौन से नाम है, पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है, तो इससे संबंधित जो पॉइंट है उन पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। कासिमपुर रेलवे स्टेशन, ठीक, कासिमपुर रेलवे स्टेशन, अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा, तो इसको जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और वहीं पर जो जायस रेलवे स्टेशन था उसका नाम परिवर्तित करके गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया। क्या, गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया है। जो जायस सिटी रेलवे स्टेशन था अमेठी का, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। बनी रेलवे स्टेशन, जो बनी रेलवे स्टेशन था अमेठी का, इसका नाम परिवर्तित करके स्वामी परमहंस कर दिया गया, स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं पर मिसरौली रेलवे स्टेशन जो था अमेठी का, मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके माँ कालिका धाम कर दिया गया है। कौन सा, माँ कालिका धाम कर दिया गया है। वहीं पे अगर जो हम देखें तो निहालगढ़ रेलवे स्टेशन था अमेठी का, इसका नाम परिवर्तित करके महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन अमेठी का, इसका नाम परिवर्तित करके माँ अहोरबा भवानी धाम कर दिया गया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अमेठी का, इसका नाम परिवर्तित करके तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। क्या, तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। वहीं पर एक अन्य नाम देखें तो वारिसगंज हाट जो था, इसका नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा गया है, तो अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम पर रखा गया है। तो ये 8 नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के संदर्भ में। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक तरफ पुराना नाम और एक तरफ नया नाम। तो एक बार फिर इन नामों को देख लीजिए। कासिमपुर रेलवे स्टेशन जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। जायस रेलवे स्टेशन गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। बनी रेलवे स्टेशन स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मिसरौली रेलवे स्टेशन मां कालिका धाम के नाम से जाना जाएगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अकबरगंज रेलवे स्टेशन को मां अहोरबा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। वारिसगंज हाल्ट को अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये सारे जो रेलवे स्टेशन है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नाम परिवर्तित होते हैं वो नाम परिवर्तित और नया नाम क्या रखा गया, इससे संबंधित क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता है, उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखें अगली खबर कौन सी है, सिप्रा पाठक। सिप्रा पाठक चर्चा में क्यों थी, तो बदायूं के दातागंज की रहने वाले 27 साल के सिप्रा पाठक 27 नवंबर को अयोध्या से रामेश्वरम की 3952 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकली थी। रास्ते में उन्होंने सरयू, कौन कौन सी नदियां, सरयू, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी और वैगई नदियों का जल एकत्रित किया। इसी जल से भगवान रामेश्वरम का जलाभिषेक किया था। ठीक है, राम जानकी वनगमन यात्रा में वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक होकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक पहुंची थी। इनकी यात्रा जो शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, 27 नवंबर को अयोध्या से स्टार्ट हुई थी और मार्च महीने में ये रामेश्वरम पहुंची थी। तो इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है सिप्रा पाठक का। सिप्रा पाठक उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है जिले का। तो यहाँ पर ये बदायूं जिले से संबंधित है। किससे, बदायूं जिले की है सिप्रा पाठक। ये आप देख सकते हैं, ये है सिप्रा पाठक। इनकी आयु 27 साल है और ये पैदल चलकर अयोध्या से रामेश्वरम गई थी। ठीक है, आगे देखें
आर के विश्वकर्मा, आर के विश्वकर्मा, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आर के विश्वकर्मा जी का। लखनऊ के राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त व सभी सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आर के विश्वकर्मा 1988 के आईपीएस बैच के अधिकारी हैं जो पिछले साल सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो था उसके अध्यक्ष के रूप में आर के विश्वकर्मा कार्य कर चुके हैं। अब इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। क्या? मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। और इनको शपथ एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है उनके द्वारा दिलाई गई। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की है। जो राज्य सरकार है तो राज्यपाल के द्वारा 10 सूचना आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आर के विश्वकर्मा को शासन और प्रशासन प्रबंधन के मामले में विशेषज्ञ के रूप में भी नियुक्त किया है। ठीक है, शासन और प्रशासन में विशेषज्ञ के रूप में भी आर के विश्वकर्मा जी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, प्रयागराज की जानवी सिंह को पीएम मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में सम्मानित किया है। जो प्रयागराज की जानवी है, ठीक है, तो प्रयागराज की है जानवी सिंह का संबंध इस एग्जाम में पूछ ले कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली जानवी सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंधित है। ठीक है, जानवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकॉन श्रेणी में, किसमें? हेरिटेज फैशन आइकॉन की श्रेणी में पीएम के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। और जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था ये पहली बार आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो भारत मंडपम में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था नेशनल क्रिएटर अवार्ड का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखें, ओखला पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। ठीक है, जो विश्व वन्यजीव दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और इस बार कहां पे मनाया गया? तो जो ओखला पक्षी अभयारण्य था, ओखला पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे संबंधित जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो 3 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत, ठीक है, जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसके तहत WWF EACP, ठीक है, EIACP PCRP, ठीक है, ने ओखला पक्षी अभयारण्य में, यहां पे आप देखिए EIACP ने, ठीक, WWF के तहत EIACP ने ओखला पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। इस वन्यजीव दिवस जिसमें समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डाला गया और मिशन लाइफ को ध्यान केंद्रित किया गया। जो आयोजित किया गया था विश्व वन्यजीव दिवस पर ओखला पक्षी अभयारण्य में, तो इसमें किस चीज पर विशेष फोकस किया गया? तो बायोडाइवर्सिटी पर फोकस किया गया और मिशन लाइफ, ठीक है, जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ पर फोकस किया गया। आगे बात करें तो इस वर्ष जो आयोजित किया गया था विश्व वन्यजीव दिवस, उसका थीम क्या था? थीम था करेक्टिंग पीपुल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये जो थीम है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका थीम क्या था? ठीक, तो विश्व वन्यजीव दिवस जो था उसका थीम आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए। ठीक है, ये नेशनल करंट अफेयर और यूपी स्पेशल के करंट अफेयर से संबंधित है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट भारत और निम्नलिखित में से किस देश द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया? ठीक है, तो भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त रूप से भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी साइप्रस। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर बंगलुरु दक्षिण कर दिया है? ठीक है, कौन से जिला का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और उसका नाम बदल के बेंगलुरु दक्षिण रखा गया है? कौन सा जिला है कर्नाटक का? चन्नापटना, रामानगर, कनकपुरा या मगधी? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या है, निम्नलिखित में से
कौन महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? ठीक है, तो महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला। ऐसे पद पर जब कोई महिला पहुंचती है तो वो क्वेश्चन आप परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। नाम देख लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजश्री राम सेतु, लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय MS, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी करेटकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया? ठीक है, भारत के किस राज्य के द्वारा हाथी ऐप लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन है। असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक, कौन सा राज्य है जिसके द्वारा हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? आयुष मानकीकरण विभाग जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? आयुष मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसको आप शॉर्ट में ICMR कहते हैं, या भारतीय मानक ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भारत? अगला क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर मॉडल सोलर शहर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त कर लिया है? वो जिला कौन सा है? ठीक है, वो शहर कौन सा है उत्तर प्रदेश का? अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी या अमरोहा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया गया? ठीक है, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या 17 अगस्त? ये सारे क्वेश्चन आपके UPPCS एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर आप लोगों ने बहुत अच्छे से अब तक पढ़ चुका होगा। ठीक है, और यूपी स्पेशल हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो यूपी स्पेशल के साथ साथ जो आपने नेशनल करंट अफेयर पढ़े हैं उन्हीं करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन है उन स्लाइड को यहाँ पे लगाया गया है, ताकि यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के साथ साथ में नेशनल करंट अफेयर का रिवीजन भी आपका हो जाए। और ये रिवीजन तब होगा जब आप कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो पता चलेगा कि आपकी नेशनल करंट अफेयर की तैयारी किस प्रकार चल रही है, और इसी आधार पर हम आगे की रणनीति भी निर्धारित करेंगे कि आगे जो बचे हुए दिन हैं उनमें हमारी रणनीति किस प्रकार होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।